नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से देश के अंदर तमाम बातों पर एएमयू का नाम बदनाम होता रहा है, लेकिन अब एएमयू का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। और उसकी वजह यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100वां साल पूरा हो रहा है 22 दिसंबर को। और इस दिन का जो कार्यक्रम है, जो शताब्दी समारोह है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, चीफ गेस्ट के तौर पर रखा गया है भारत के प्रधानमंत्री को। और 56 सालों में ये पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री एएमयू के किसी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि ये जो अतिथ्य है ये वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रधानमंत्री एएमयू को संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी कार्यक्रम में भाग लेंगे, वो भी वर्चुअल भाग लेंगे। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और तमाम जो छात्र संघ के पुराने नेता थे, छात्र नेताओं के नाम पर जो राजनीति करते हैं, मजहबी राजनीति करने वाले कट्टरपंथियों ने ये कह दिया कि वो इसका बहिष्कार करेंगे और प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। इसके विरोध में जो कुलपति है एएमयू के, तारिक मंसूर, उन्होंने कहा सभी लोगों को इस कार्यक्रम में राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। और चूंकि भारत के प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और इनका सम्मान किया जाना चाहिए। और वैसे देखा जाए जो एएमयू है वो उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम लोगों को ये लग रहा है कि इसके माध्यम से वो मजहबी राजनीति को एक रंग दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बातें छात्रों के बहाने से करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दे दी है कि वो 22 तारीख को इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री, भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति ने भी अपना संदेश दे दिया है, मंजूरी दे दी है कार्यक्रम के लिए। तो इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका की स्थापना हुई थी 1920 में, एक कॉलेज के रूप में था, बाद में इसको गजट करके यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और इस तरीके से ये जो पूरा विवाद का क्षेत्र रहा है पिछले 1-2 साल में, चाहे सीए का आंदोलन हो या फिर उससे पहले जिस तरीके की तमाम बातें वहाँ पर होती रहीं, तमाम बयानबाजियाँ होती रही। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ये कहा जाता था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका केंद्र बना हुआ था। यहाँ पर विवाद एक जिन्ना की तस्वीर को लेकर भी था, जिस पर आपत्ति जताई थी अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने। और कुलपति को पत्र लिखकर यह पूछा था कि जो जिन्ना भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार था, उसकी तस्वीर छात्र संघ के कार्यालय में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों लगी हुई है। इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से यह कहा गया था कि चूंकि जिन्ना संस्थापक सदस्यों में से था, इसलिए उसकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद हैं, उनकी हमेशा मांग रही है कि जिस जिन्ना की वजह से, जिस जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की वजह से भारत के लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तमाम लोगों को बंटवारे की त्रासदियां झेलनी पड़ी, उस व्यक्ति का तस्वीर या नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसका नाम बदलने की भी मांग करती रही है, क्योंकि ये एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इसको केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। और ये जो यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर है वो हाथरस और अलीगढ़ के जो स्थानीय राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके द्वारा दान दी गई थी। इसलिए इसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होना चाहिए, न कि इस तरीके से मजहबी टोन वाला नाम इसमें होना चाहिए। इसको लेकर तमाम विवाद होते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको जो तमाम दूसरे छात्र होते हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसको लेकर भी कई बार विवाद रहता है। और यही वजह है कि शर्जील इमाम जैसे लोग या जो दूसरे डॉक्टर कफील जैसे लोग वहाँ पर जाकर भड़काऊ भाषण देते हैं, जिन पर एफआईआर भी हुई, बाद में केसेस भी चले थे। पर अभी जो फिलहाल मुद्दा है कि प्रधानमंत्री का भाषण अगर वहाँ होता है तो उस पर विरोध कैसे हो सकता है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कमर कस रखी है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। निश्चित तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री का 56 साल बाद जो भाषण होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक भाषण होगा। और उसके माध्यम से वो वहाँ के छात्रों को एक बेहद राष्ट्रीयता वाला संदेश देने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए कि पहले से मांग उठती रही है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी होने के नाते इस पर बड़ा पैसा केंद्र सरकार का जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो मजहब की राजनीति होती है, जो कट्टरपंथ की राजनीति होती है, उसको रोकने की जरूरत है। और इस बहाने प्रधानमंत्री वहाँ कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी प्राथमिक सदस्यता भी इस्तीफा दे दिया।
और तमाम पदों को छोड़ दिया। इसके बाद ममता बनर्जी को और भी करारे झटके लगे। जितेंद्र तिवारी जो आसनसोल के मेयर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा दीप्तांशु चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया, जो पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के अध्यक्ष थे और वो भी विधायक थे। उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके की नीतियां ममता बनर्जी की हैं, उसके बाद अब हमें ममता बनर्जी की पार्टी में रहने का किसी भी तरीके से कोई भविष्य नजर नहीं आता है। और ममता बनर्जी जिस तरीके की नीतियां अपना रही है आसनसोल को लेकर, जितेंद्र तिवारी ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो बजट आया था, उस पर अड़ंगा लगा दिया था ममता बनर्जी ने, और इससे उस शहर के लोगों का नुकसान हुआ। शहर के लोगों को जो विकास हो सकता था, वो ममता बनर्जी ने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह 19 तारीख से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और उन्हीं की उपस्थिति में शुभेंदु अधिकारी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें हैं। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके इस्तीफा देते ही उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी गई और राज्य प्रशासन ने और ममता बनर्जी के गुंडों ने उनके दफ्तर को तोड़ दिया है, जो कि सीधा संदेश है कि अब हमारा और ममता बनर्जी का कोई साथ नहीं हो सकता है। जहां तक दीप्तांशु चौधरी का सवाल है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, बाद में ममता के साथ चले गए थे और वो वापस ममता बनर्जी का साथ छोड़कर लौट आए हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी तरफ एक प्लान पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को लेकर। इस प्लान को कहा जा रहा है स्पेशल 7 का प्लान, और इस स्पेशल 7 का जो लोग हैं, इन सभी से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह और पश्चिम बंगाल को लेकर वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ये जो स्पेशल 7 का प्लान है, इसमें कई मंत्री शामिल हैं और इन सभी मंत्रियों के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति को तैयार करेगी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, 42 सीटों को 7 हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक जो स्पेशल 7 के लोग हैं, इनमें ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक एक मंत्री को 6-6 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। आप कह सकते हैं 6-6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और वो वहां पर प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। जिन लोगों को इस काम की लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, मनसुख मंडाविया जो गुजरात से आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा प्रहलाद पटेल ये केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से हैं, केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इन 7 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि 6-6 लोकसभा सीटों के लिए ये तैयारियों का जायजा लेंगे और वहां पर प्रबंधन करेंगे। और इन सब के बीच में जो रणनीति रहेगी, उस रणनीति को समझाने का काम उनकी मीटिंग लेने के बाद अमित शाह करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी एडजस्ट करने का काम यही 7 लोग करेंगे। अब इन 7 लोगों के बारे में अगर बात की जाए तो इनमें एक से एक धुरंधर है, चाहे संजीव बालियान हो, उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। जहाँ तक बात है मनसुख मंडाविया की, तो उनकी जो प्रबंधन क्षमता है गुजरात में वो सबने देखी है और उसके अलावा जो पार्टी के लिए फंड मैनेज करने का काम भी ये करते हैं। जाजरानी मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के बड़े नेता हैं और अपने जो राजनीति इन्होंने शुरू की थी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू की थी। अर्जुन मुंडा जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं और अपने प्रबंध कौशल के लिए जाने जाते हैं। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में अपनी जो प्रबंध कौशल है उसको दिखा चुके हैं। इसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय हैं पश्चिम बंगाल के प्रभारी, उनके साथ भी इनका अच्छा खासा जो संबंध है। विजयवर्गीय इस पूरी टीम को ऊपर से देखते रहेंगे, दिलीप घोष इसकी सहायता करेंगे और बाकी जो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनको भी उनके लोकसभा सीटों के हिसाब से इस टीम में रखा जाएगा। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वो इन सभी को एक टीम के तौर पर वहां पर लगा दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर ये विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के दौरे भी करेंगे, वहां के स्थानीय लोगों के साथ में, स्थानीय नेताओं के साथ में कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। इनके साथ जो टीम है ऊपर वो कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र यादव और दिलीप घोष जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, इन लोगों की होगी। मुकुल राय जैसे लोग, शुभेंदु अधिकारी
अधिकारी जैसे लोग इनकी सहायता करने के लिए होंगे तो निश्चित तौर पर अब जो जाल या आप कह सकते हैं जो बिसात बिछाई गई है अमित शाह के द्वारा, उसमें ममता बनर्जी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक और स्थानीय जो नेता हैं वो एक एक करके पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उससे जो खलबली मची हुई है, जो दहशत मची हुई है तृणमूल कांग्रेस में, उसकी वजह से ममता बनर्जी अब बौखला कर बयानबाजी पर भी उतर आई है और वो ये कहती नजर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी बाहरी को वो जमने नहीं देंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को एक और चुनौती दे दी है तस्लीमा नसरीन ने, जो कि बांग्लादेशी लेखिका है। उन्होंने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम है वो ममता बनर्जी की जागीर नहीं है, मेरी जागीर है और अब मैं भी ममता बनर्जी को बताऊंगी कि मुस्लिमों को जागीर समझने का क्या मतलब है। यानी यहाँ पर अब ममता बनर्जी को तस्लीमा नसरीन से भी कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ममता बनर्जी को ये लगता था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर वो राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके आसानी से कम मुस्लिम वोटों को तो अपनी तरफ कर लेंगी, लेकिन तस्लीमा नसरीन का जो बयान है उसके बाद तो ममता बनर्जी को इस मामले में भी मात खानी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी और जो साम्यवादी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो पहले ही हथियार डाल चुकी है ममता के आगे और उनका ये मानना है कि इस बार जो पश्चिम बंगाल में मुकाबला होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच में होने जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 कैबिनेट मंत्रियों को पश्चिम बंगाल में उतार दिया है स्पेशल 7 की टीम बनाकर। और इनमें जिस तरीके के मंत्रियों को शामिल किया गया है वो युवा, उन्हें आप युवा कह सकते हो, मझोली उम्र के कह सकते हो, और एक से एक तेज तर्रार मंत्री को वहां पर उतारा गया है। इन सभी की जो उम्र है वो 60 साल से कम ही नजर आ रही है। इसलिए अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को एक बड़ी घेरेबंदी में फंसाकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। जिस तरीके से एक एक मंत्री को 6 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ में जिस तरीके से जो प्रभारी हैं उनको भी रखा गया है। प्रभारी के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का काम पहले से ही देखने वाला है और उसी के तहत अमित शाह अब गृह मंत्री होते हुए पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। सीधे तौर पर ममता बनर्जी इस बात को लेकर चिंतित है कि अब प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी के दम पर वो कैसे तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी, क्योंकि उसकी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे, प्रभावशाली नेता थे, वो एक एक करके या तो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं या शामिल होने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर आने वाला जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो अपने आप में एक नया चुनाव होगा, क्योंकि इस पश्चिम बंगाल का, जैसे कि कभी कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ कहा जाता था, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का जो एक प्लान तैयार कर रही है उसमें सक्सेसफुल होती हुई भी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जहाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जहाज पहले ही डूब चुका है और इसी वजह से उम्मीद यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। जय हिंद, जय भारत।